नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण पुष्प का अध्याय 2। ये अध्याय जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। तो भाग 1 को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले लिया गया है वर्ण। वर्ण क्या होती है? वर्ण ध्वनि होती है। और जैसे कि हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि ध्वनियाँ जो है वो हमारी भाषा, हमारी भावों को प्रकट करने के लिए हम उत्पन्न करते हैं, तो भाषा से ही ली गई है। हमारे भाव और विचार जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं, वो साधन कौन सा है? वो साधन भाषा है, जिससे हम अपनी बात किसी को कह सकते हैं या किसी की बात को हम सुन सकते हैं। और भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे हम ध्वनि कहते हैं, और उसी ध्वनि का नाम है वर्ण। तो हम देखते हैं यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उसको पढ़ना है। यानी इस चित्र में सूरज शब्द हम ले सकते हैं, क्योंकि ये सूरज का चित्र है। तो सूरज के लिए हमने वर्ण का विच्छेद करके देखते हैं। या फिर कहे कि सूरज जो मैं ध्वनि निकाल रही हूँ उसको लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए हिंदी में हमने देखा कि देवनागरी जो लिपि है उसमें ध्वनि चिन्ह है। ध्वनि चिन्ह यानी लिखने के ढंग है, तरीका है, वो बताया गया है कि स को हम स इस तरह से लिखेंगे, और सू में हम उसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे, ऊ जो है वो ऐसा लिखा जाएगा। तो जो चीज़ हम बोल रहे हैं मुख से उसको लिखने के लिए हम हर एक ध्वनि को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इन सभी ध्वनि का एक समूह बनाएंगे जिससे पूरा शब्द सामने आ जाएगा। जैसे ये बन गया सूरज, वैसे ही दूसरा चित्र देखें जिसमें आया है पर्वत। तो पर्वत में हमने क्या लिखा है? प। ये यहाँ पर व्यंजन है इसीलिए ये आधा है, और ये इसमें सहयोग के लिए स्वर लगा है। स्वर में कभी भी हलंत नहीं आएगा। र यहाँ पर र की मात्रा के रूप में है, इसीलिए इसको हम आधा लेंगे। वहीं व में हम पूरा देख रहे हैं, तो व पूरा बनाने के लिए अस्वर की आवश्यकता हुई। व व्यंजन है तो इसके नीचे हलंत लगा, फिर बन गया अ। व इस तरह से पूरा बन जाता है। और त को बनाने के लिए त व्यंजन को आधा बनाएंगे, और स्वर इसके साथ जुड़ा है। स्वर हमेशा व्यंजन की सहायता करता है। अब जाकर त भी पूरा बन गया। तो इन सब को मिलाकर एक शब्द बना लेते, इकट्ठा कर लेते हैं, वो हो जाएगा पर्वत। इस प्रकार से हमने क्या देखा? अलग अलग ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। अगर हम इसको और तोड़ना चाहे, स को मुझे और तोड़ना है, तो मैं उसके और खंड नहीं कर सकती। ये सबसे छोटा खंड है। तो वह ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हमने अभी देखा, और हम कह सकते हैं परिभाषा के तौर पे कि भाषा में ध्वनियों के लिए जो निर्धारित प्रतीक चिन्ह किए गए हैं वही वर्ण है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में? तो जो हमने समझा है उसी को हमें इस पंक्ति में परिभाषा के तौर पे लिखना होगा। अब हमने बताया कि जो वर्ण है, जो वर्ण यानी ध्वनि है, आवाज निकलती है, वो मौखिक रूप से भी हो सकती है। हम बोलकर उसको सुन सकते हैं या सुनी हुई बात को बोल सकते हैं। अब वही ध्वनि जिसको हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे? ध्वनियों के जो लिपि चिन्ह है उनको ध्यान में रख कर, उनको सोच कर कि उसको किस ढंग से लिखा जाता है, वैसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो वैसे ही हम किसी भी शब्द को बना सकते हैं। तो इससे पहले हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए? हमें उस लिपि की नॉलेज होनी चाहिए, उन सारे वर्णों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप बहुत छोटी कक्षा में पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले बच्चे जब लिखना सीखते हैं तो वो वर्णमाला ही सीखते हैं, है ना? तो आपने भी सबसे पहले वर्णमाला सीखी थी। तो वर्णमाला क्या है? वो सारी ध्वनियों का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसको सीक्वेंस में सेट कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है, एक क्रम निर्धारित किया गया है। तो उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। तो वो माला है जिसमें वर्ण पिरोए गए हैं। आ रहा है समझ में? तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो वर्ण है वो 2 प्रकार के हैं। पहला आ जाएगा स्वर, जिसमें हम कितने 11 स्वर लेंगे, वो भी अ से लेकर औ तक। और जो अंग अह है इसे हम अनुस्वार और अनुनासिक ले के साथ जोड़ सकते हैं। अनुस्वार जो कि इस तरह से दिखता है, और अह जो कि विसर्ग को नाम से जाना जाएगा। अब इन दोनों को हम अलग करेंगे। इस वर्णमाला में काउंटिंग के तौर पे नहीं गिनेंगे, क्योंकि इन दोनों को हम न तो स्वर में गिनते हैं न व्यंजन में गिनते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन में कितने व्यंजन होंगे इसको भी देखना जरूरी है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों का समूह, जिसमें हम 24
व्यंजन देखेंगे। 24 व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा। देखो इसको। अभी हम एक बार नाम के अनुसार इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो 24 व्यंजन है वो है स्पर्श नाम से, जो आएंगे क से लेकर म तक। उसके बाद में जो 4 व्यंजन आपको दिख रहे यर लव, वो हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद के 4 व्यंजन जो हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। इसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 प्रकार के हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये 2 व्यंजन के मेल से बना है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कौन से 2 व्यंजन से ये मिलकर बना है, ठीक है, उसे भी हम आगे समझाएंगे। इसके बाद आता है 2 ऐसे व्यंजन जिसे गृहीत नाम दिया गया है, और उसके बाद में 3 ऐसे व्यंजन जिसे आगत नाम दिया है। आगत क्यों कहा है? क्योंकि ये व्यंजन दूसरी भाषाओं के ध्वनियों से लिए गए व्यंजन हैं, यानी उनकी भाषाओं से आए गए व्यंजन हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल जो व्यंजन हम बता रहे हैं 24, और बाकी सबको काउंट करके वो हो जाएंगे 41, यानी 41। और जो स्वर है वो 11। तो इन दोनों को मिलाओ तो कुल हो जाएंगे 52 वर्ण। कुल कितने? 52 वर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको कभी संख्या पूछी जाए तो हम इसको ध्यान में रखेंगे और हम आसानी से बता सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ हलंत चिन्ह क्या होता है। हलंत चिन्ह जो कि सभी व्यंजन के वर्णों पर लगेगा, स्वर पे नहीं लगेगा, सिर्फ व्यंजन वालों के नीचे ही लगेगा। क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं, अभी यहाँ देखोगे आप कि ये क, इसके नीचे व्यंजन नहीं लगा, यानी इसमें अ का साउंड कर रहा है। आप बोलकर देख सकते हो क, ख, ग, घ, अंग, लास्ट में अ साउंड आ रहा है ना, तो वही जिसमें अ का मेल साथ में है। अ क्या है? अ एक स्वर है, और स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनका सहयोग व्यंजन के अंदर होता है, ये हेल्प करते हैं व्यंजन की। व्यंजन आधे अधूरे होते हैं, इसीलिए इसमें अ का जो साउंड है, अ स्वर, वो हमेशा व्यंजन में मौजूद होता है। अगर अ नहीं होता तो फिर ये अरहित स्वर कहलाएंगे, जिसमें अ का ध्वनि नहीं है। अगर आपको बताना हो अरहित कोई भी व्यंजन, तो हम उसके नीचे हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हलंत। तो आप समझ रहे हो हलंत क्या है? हलंत इस प्रकार का चिन्ह है जो किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है। ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा रखना है हमें से, ठीक है। इस प्रकार से ये आधा त बन जाएगा, इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। तो जब स्वर शामिल नहीं होगा तो वो व्यंजन मूलतः आधा हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ण क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, तो दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर को पहले हम जानेंगे, फिर व्यंजन के बारे में देखेंगे। तो स्वर क्या है? वह क्या है? स्वतंत्र होते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन आप करोगे अ, आ, ई, कोई भी साथ में अन्य व्यंजन आपको या अन्य स्वर आपको सुनाई नहीं देगा। वो अकेला है, इंडिविजुअल है, स्वतंत्र है, इसमें किसी की भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको, ये मान लो। तो हमने क्या कहा? स्वर उच्चारण करेंगे स्वर का, या उन वर्णों का उच्चारण करेंगे जो स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं। जब उनको बोलने का प्रयास करेंगे तो उसमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी सुनाई नहीं देगा, वो अकेला होगा। क्योंकि जब कोई प्राणवायु मुख से निकलती है, यानी जब उच्चारण करते हैं, तो वो प्राणवायु मुख से निकलती सीधी सीधी, कहीं से भी किसी भी पार्ट से नहीं टकराएगी, तो उसमें किसी की भी सहायता नहीं हो जाती, इसीलिए ये स्वतंत्र होते हैं। अब हम देखेंगे इसके नाम को, यानी प्रोनाउंसिएशन को। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आउ, ये सभी क्या है? स्वर। यहाँ आपने कभी कभी ऐसे ऐसे वाले वर्ण को देखा है, आ जैसा लिखा हुआ है और ऊपर आधा चंद्र है, बिंदी नहीं है, आधा चंद्र। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे? ओ के नाम से करोगे। लेकिन ये आप जो ओ देख रहे हो, ये ग्रहित स्वर है, जो हमने पीछे देखा था ड और ढ के साथ, वैसा ही ये ग्रहित स्वर है, लेकिन ये अंग्रेजी का है, यानी बाहर की भाषाओं को लिया गया है, इसलिए हम इसको आगत में भी ले सकते हैं। तो हमने इसका उच्चारण ओ नाम से किया है, ठीक है। लेकिन लिखा कैसे जाएगा? इस तरीके से। अब हमने देखना है कि हिंदी में जो री का उच्चारण है, इस री का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन इस तरह से कर रहे हैं ना, री की तरह, है ना। तो उच्चारण री जैसा होगा, लेकिन लिखेंगे ऐसे। हिंदी में अंग्रेजी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आ गए हैं। कोई भी अंग्रेजी के साथ साथ कोई और भाषाएं, उनके भी शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में कर लेते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे आप मान लो कॉपी शब्द लिख रहे हो, तो कॉपी क्या है? इंग्लिश का वर्ड है, अंग्रेजी भाषा का है। डॉक्टर भी बॉल,
ऐसे रॉकेट, तो ये सारे शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा या किसी और भाषा से लिए गए। लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल हिंदी में करते हैं तो हमें आ ध्वनि, क्या कहा, न तो ये आ के रूप में माना जाएगा और न ही ये ओ के रूप में लिखा जाएगा। देखो, आ के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से मात्रा बन जाएगी, ओ के रूप में लिखेंगे तो ओ की मात्रा बन जाएगी, लेकिन हाँ ये तो ओ और आ में आएगा ही नहीं। इसीलिए इस आगत ध्वनि को हम इस तरीके से लिखेंगे, इसके ऊपर सिर्फ आधा चंद्र लगा देंगे। आ रहा है समझ में? और जिसकी मात्रा कैसे बनेगी, इस तरह से, यानी एक डंडा और ऊपर आधा चंद्र। आ रहा है समझ में? जैसे कुछ और उदाहरण देखो, ऑफिस, मॉल, टॉफी। तो इस प्रकार से अ साउंड किया जाएगा अंग्रेजी का ओ शब्द में। ओके, अब हम देखते हैं इसके आगे स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वर अभी हमने पढ़े, 11 स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, जो बोलते समय कहीं नहीं टकराते, और ये जो स्वर है कितने भागों में इसको बांटा है, कौन कौन से वर्गों में बांटा है, तो मुख्यतः ये 4 वर्गों में बांटे गए हैं। उच्चारण में लगने वाले समय यानी मात्रा का आधार, जब बोलते हैं उस समय वो मात्रा के रूप में लग जाते हैं। और दूसरा है अनुनासिकता, यानी उसकी उच्चारण के आधार पर देखा गया है। अनुनासिकता कि वो उच्चारण नाक से हो रहा है कि मुख से हो रहा है या दोनों से हो रहा है, इस तरह के आधार पर इसको उच्चारण में लेंगे। उच्चारण स्थान कौन सा है, किस उच्चारण के जगह से टकरा कर वो ध्वनि निकली है, उसके हिसाब से भी हम स्वर को बांटे हैं और प्रयत्न के आधार पर भी बांटे हैं। तो सबसे पहला देखेंगे उच्चारण में लगने वाला समय यानी मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें हमने कितने 2 स्वर में बांटा है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जो टाइम पीरियड लगता है, जितना टाइम लगता है वो सबसे सबसे कम होता है, ठीक है, इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ओके, और वहीं दीर्घ स्वर जब इस स्वर का उच्चारण करते हैं तो जितना टाइम ह्रस्व स्वर का लगा था उससे 2 गुना ज्यादा लगेगा। क्या कहा, उससे 2 गुना ज्यादा लगेगा। जैसे हम इनमें उदाहरण देख सकते हैं, आ में ज्यादा लगा तो ये दीर्घ में, और अ कम टाइम लगेगा ह्रस्व में, ई कम टाइम लगेगा, छोटी ई है इसलिए ह्रस्व में आ जाएगी, ई दीर्घ में आ जाएगी। आ रहा है समझ में? उ ह्रस्व में और ऊ दीर्घ में। टाइम पीरियड को नोट करना है, ठीक है, जो ज्यादा टाइम का है वो दीर्घ में आ जाएगा और जो कम टाइम का है वो ह्रस्व में आ जाएगा। ऐसे ही री छोटा सा है उसमें आ जाएगा। लेकिन ए वाले दोनों ही वर्ण, ए आई, ये दोनों ही वर्ण, ध्यान से सुनना, ये दोनों ही वर्ण दीर्घ में आएंगे। क्लियर? इसके साथ में 2 और हैं जो कि ओ और औ है, वो भी दीर्घ में हम गिनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि जितने 11 स्वर है उसमें से ये 4 जो है वही सिर्फ ह्रस्व में, बाकी सभी दीर्घ में हो जाएंगे। क्लियर? और जो अभी हमने ओ की मात्रा वाला आगत अंग्रेजी का स्वर पढ़ा है, ग्रहित स्वर, वो भी दीर्घ में आएगा। क्लियर? अब मैं तीसरा पॉइंट समझा रही हूँ, प्लुप्त। प्लुप्त स्वर जो है वो जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व जो सबसे पहला किया था उससे 3 गुना अधिक टाइम लगेगा, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अत्यधिक हम कब करते हैं? संस्कृत में। क्या करते हैं? संस्कृत में जैसे कोई श्लोक बोलते हैं या इस तरह से आपने कभी देखा होगा मंत्र में या श्लोक में, ओम, यहाँ पर ये 3 जैसा दिख रहा है, ये इसका चिन्ह है, सिंबल है, इसीलिए इसको हम जान सकते हैं। ओ थोड़ा सा लंबा गया, 3 गुना लंबा गया ह्रस्व स्वर से, ये हो गया किसमें? प्लुप्त स्वर में इंक्लूड हो जाएगा। तो हिंदी में जो पुराने समय के जो ऐसे शब्द देखते थे, जैसे श्लोक हो गया, संस्कृत के शब्द हो गए, तो वो इनका पुकारने पर या उच्चारण करने पर, या हम कभी रोते या हंसते हैं तो उस समय साउंड थोड़ा लंबा निकल जाता है ना, तो उस समय हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे हे प्रभु, तो जो हे में साउंड आया वो 3 गुना ज्यादा आया। ऐसे ही दुख में अगर चला रहे हो आ, तो आ में ज्यादा लंबा आ रहा है, इसीलिए ऐसे साउंड में हमने इस तरह से चिन्ह, देखो यहाँ आप देख सकते हो लास्ट पंक्ति में ऐसे ही सिंबल लगते हैं। ये किसके हैं? प्लुप्त स्वर के। क्लियर? अब हम देखेंगे जो है आपका दूसरा प्रकार, यानी स्वर के वर्गीकरण का दूसरा, अनुनासिक यानी उच्चारण के टाइम पर। तो जब मुख के साथ हम कोई प्राणवायु नाक से टकराएगी या मुख के साथ दोनों से टकराएगी, तब हम उनको 2 नाम से जानेंगे। एक होगा निर्नुनासिक स्वर और एक होगा अनुनासिक स्वर। मुख के साथ नाक से जब हवा निकलेगी, मुख के साथ नाक से दोनों से, तब वो हो जाएगा यहाँ देखो निर्नुनासिक स्वर, और दूसरा है अनुनासिक स्वर। अब देखो निर्नुनासिक स्वर क्या होता है?
जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, सिर्फ मुख से, उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ आउ, ये सभी स्वर कैसे हैं? मुख से निकलने वाले हैं। और अनुनासिक स्वर जिसका उच्चारण करते समय हवा मुख से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी, दोनों साइड से निकलेगी। जब इसको प्रैक्टिकली उच्चारण करके देखना तब आपको फील होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। ओके, ऐसे स्वर को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर हम चंद्र बिंदु के रूप में यहाँ देख सकते हैं, अंग आ ई ऊ ऊ री, यहाँ साथ में ना अंग की आवाज आती है ना। तो इसीलिए यहाँ देखो एक ही मात्रा दिख रही है। जब कभी भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जब कभी भी ये जो सिरो रेखा होती है ना किसी वर्ण के ऊपर, इस सिरो रेखा के ऊपर कोई भी मात्रा आती है, चाहे वो एक मात्रा वाला हो चाहे वो दो मात्रा वाला हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसमें जब चंद्र बिंदु लगता है तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा। चंद्र बिंदु होता है, उसका प्रयोग होता है, लेकिन उसके स्थान पर हमने सिर्फ बिंदी का प्रयोग करते हुए देखा है। किसका प्रयोग करते देखा है? एक बिंदी का प्रयोग करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उस सिरो रेखा में इतनी जगह नहीं है कि वहां पर चंद्र भी लग जाए। आ रहा है समझ में? तो इनमें चंद्र बिंदु है लेकिन दिखाया गया नहीं है, क्योंकि इस पे इतनी जगह रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पर मान लेंगे। क्लियर? तो ये सारे कौन से हैं? जो मुख और नाक से उच्चारित किए गए हैं अनुनासिक स्वर। ओके, हमने देखा कि चंद्र बिंदु ना लिखने की जो छूट है वो सिर्फ इन्हीं शब्दों में, यानी लेखन में करेंगे, उच्चारण में नहीं करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे मात्रा क्या होती है, यानी स्वर जो होते हैं उनको हम मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ लगाते हैं। तो स्वरों की मात्राएं जो कि दो रूप में देखी जा सकती है। एक है स्वतंत्र रूप में। स्वतंत्र रूप में मतलब कोई भी शब्द जब हम लिखेंगे तो शब्द के प्रारंभ में भी हो सकता है, उसके मध्य में भी हो सकता है, उसके अंत में भी हो सकता है। तो इन मात्राओं को, यानी इन स्वरों का प्रयोग इन शब्द के अंत, मध्य और शुरू में होगा, यानी प्रारंभ में होगा। अब हमने देखा कि स्वतंत्र रूप से तो तीन जगह हो गया, लेकिन मात्रा के रूप में कैसे आएगा? वही चीज, यानी कि वही जो स्वर हमने लगाया है उसको मात्रा में कैसे बनाएंगे? यानी धीर में इधर, इधर जो है वो शब्द है एज इट इज रहेगा, ओस एज इट इज रहेगा, खाइए भी एज इट इज रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर मात्रा लग जाती है। अब वो मात्रा कौन से वर्ण से बनी है वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं मात्रा क्या हुई। मात्रा स्वर का वह रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है, जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। ओके, जैसे ई में न प्लस ई इजिकल टू नी बन गया। ओके, यहाँ देखो प प्लस आ इजिकल टू पा बन गया, यानी पा में जो ये आ का डंडा लगा है वो उसी स्वर के रूप से निकल कर आया है। तो ये स्वर मात्रा में बदल गया, ई स्वर ई की मात्रा में बदल गया। इस प्रकार से ये व्यंजन के ऊपर ही लगेगा और किसी के ऊपर नहीं। तो सारे जो स्वर है 11 वो सबको हम मात्रा के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ अ की कोई मात्रा नहीं होती, वो ऑलरेडी सभी ही व्यंजन में मौजूद होता है। अब हम बात करेंगे र की मात्रा की। तो र के साथ उ और बड़ा ऊ की मात्रा अगर आपको प्रयुक्त करनी है तो छोटे रूप में इस तरह से करेंगे और बड़े रूप में बीच में गोला निकल आएगा। ओके, इसके विभिन्न उदाहरण देख सकते, जैसे रुपया, गुरु, करुणा। और बड़े ऊ के रूप में शब्द क्या बन सकते, जैसे रूप, जरूर, रुखा। ठीक है, और ई की मात्रा वाले व्यंजन से पहले ये जो स्वर है वो स्वर रहित होते हैं, उसमें कोई स्वर नहीं लगता। तो ई की मात्रा स्वर रहित व्यंजन से पहले लगती है। जैसे जैसे यहाँ बताया है शक्ति, व्यक्ति। ई की मात्रा बात हो रही है तो क यहाँ पर स्वर नहीं है, इसीलिए क आधा है। यही बात कह रहे हैं कि ई की मात्रा में कोई भी जब व्यंजन उसके साथ जुड़ेगा वो आधा होगा। ई की मात्रा के साथ आधे व्यंजन का प्रयोग होगा तभी ई की मात्रा लगेगी। ये ई की मात्रा कौन सी है? छोटी ई की मात्रा। क्लियर? हम देखेंगे अब इसके आगे। और फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा है, अब इसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको अब तक का ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। फिर मिलते हैं हम, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।